जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैंने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी से कर रखा है और पहला चैप्टर मैंने आप सभी को बाकायदा अच्छे से पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे दूसरे अध्याय को, दूसरे चैप्टर को। पहले अध्याय में मैंने आप सभी को विविधता के विषय में बताया था। आप सभी को काफी अच्छे तरीके से बताया था कि आखिर ये विविधता है क्या। आज की इस चर्चा में मैं आप सभी को बताऊंगा कि विविधता के आधार पर हम लोग जो है किस तरह से भेदभाव करते हैं। विविधता के आधार पर हम लोग जो है किस तरह से भेदभाव करते हैं, इन्हीं सब चीजों को जो है इस अध्याय में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आपको पता चल गया कि दूसरे अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। और यहाँ जो है कुछ दृश्य आपके सामने लगा दिया गया है, कुछ चित्र आपके सामने लगा दिया गया है, जिसको देख कर भी आप जो है विविधता को समझने का थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहाँ जो है पहला हेडिंग दिया गया है पूर्वाग्रह। आखिर ये पूर्वाग्रह किस पंछी का नाम है? बताइए बताइए, पूर्वाग्रह आखिर किस चिड़िया का नाम है? तो ये कोई पंछी वंछी नहीं है, ये किसी का नाम वाम नहीं है। ये विविधता के आधार पर जो है एक तरह का हम कह सकते हैं एक्शन है, एक तरह का विचार है। जैसे मान लीजिए किसी का कपड़ा फटा हुआ है, गंदा है, और आपने उस व्यक्ति को देखा और कह दिया कि पक्का ये भिखारी होगा। किसी ने मान लो डॉक्टर का कपड़ा पहन लिया तो आप तुरंत जो है अंदाजा लगा लेते हो, अनुमान लगाने जाते हो कि ये पक्का डॉक्टर ही होगा। आप पूर्वाग्रही होने से पहले पूर्वाग्रही होने से पहले यह नहीं देखते हो कि असल मायने में वो सत्य है या नहीं। डॉक्टर का कपड़ा कौनो पहन के चला हवा तो आप जो है तुरंत कह देते हो कि डॉक्टर है और कौनो ना है। मान लीजिए कोनो आदमी झाड़ू लगा रहा है सड़क पे तो आप तुरंत कह देते हो कि चपरासी है। कोई झाड़ू लगा रहा है सड़क पे तो आप तुरंत कह देते हो कि ये चपरासी है, इसका काम झाड़ू लगाने वाला है। तो पूर्वाग्रह और कुछ नहीं, यही सब है। जब आप किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हो और उसी आधार पर कार्य करने लगते हो, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। मैंने 2-4 उदाहरण दे दिया। पूर्वाग्रह और कुछ नहीं, बस यही है। आपने किसी को देखा, बस कह दिया कि ये तो ऐसा ही होगा, बस आपने पूर्वाग्रह बना लिया था कि ये ऐसा ही होगा। तो मैंने उदाहरण तो समझा दिया, आइए पढ़ के बता देता हूं कि आखिर और डीप में जो है यह क्या है। तो देखिए, यहां कहा जा रहा है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में उस राय को बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई खाना खा रहा है, अब एक बच्चा पहुंचा और खाना को झपट्टा मार के छीन के लेकर भाग गया, तो आप उस बच्चे को कहोगे तो बच्चा चोर है, यही तो कहोगे कि बच्चा चोर है। लेकिन बच्चे की मजबूरी जाके देखो पहले, क्या पता उसको जरूरत हो भोजन की, क्या पता किसी कारणवश उसने जो है झपट्टा मारा। तो आपने जो है क्या बना लिया, पूर्वाग्रह बना लिया कि बच्चा जो है झपट्टा मार रहा है तो इसका मतलब है कि वह चोर है। तो पूर्वाग्रह और कुछ नहीं, पूर्वाग्रह यही है। समझ में आ गई बात? हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे धर्म को लेकर, जाति को लेकर, समुदाय वगैरह को लेकर, भाषा वगैरह को लेकर, किसी के पहनावे वगैरह को लेकर, किसी के रंग रूप वगैरह को लेकर। कोई भारतीय ही है, लेकिन अगर मान लो उसका रंग गोरा हुआ तो आप उसको क्या कहते हो, अंग्रेजवा कहते हो। और मान लो कोई भारतीय ही है
मान लीजिए दक्षिण साइड का है, एकदम काला कलूटा है, तो उसको आप बता देते हो कि अफ्रीका का है। तो इसके आधार पर भी जो है आप पूर्वाग्रही हो जाते हो। आप धर्म को लेकर जो है पूर्वाग्रही हो सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम भाई है, टोपी ओपी लगा के जो है खाना खाने बैठ रहा है। अब आप अपने मन में खिचड़ी पका रहे हो कि टोपी ओपी लगाए बैठा है, कहीं ना हमला उमला ना कर दे, कहीं जो है होटलवा को ब्लास्ट ना कर दे। तो आप जो है ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, उसी ख्याली पुलाव को ही जो है पूर्वाग्रह कहा जा रहा है। और पहनावे वगैरह को मैंने बताया ना कि अगर मान लो किसी का शर्ट गंदा है, फटा हुआ है, तो आप जो है तुरंत कहने लगते हो कि ये जरूर भिखारी होगा, जरूर ये फटीचर होगा, जरूर ये चिंदी चोर होगा। तो इस तरह से आप जो धारणाएं बना लेते हो, उसी को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह और कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया होगा, या जो इसका डेमो वर्जन हुआ था उसमें बताया होगा कि जो ये पॉलिटी की एनसीईआरटी है, यहां से जो है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखोगे तो बहुत सारा जो है आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आपके सोचने समझने का जो नजरिया है वो अलग थलग होगा अनेकों से औरों से। और आप जब कभी उत्तल लेखन करोगे तो वहां जो है इन चीजों का बहुत बड़ा काम आने वाला है। और भी तमाम क्षेत्रों में जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, या आप इधर सी सेट वगैरह देखते हो, या गद्यांश वगैरह देखते हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहते हो, आपको पढ़ने का आदत वगैरह नहीं लगता है, तो उतने बड़े बड़े गद्यांश को आप पढ़ते नहीं हो, या पढ़ते भी हो तो आधा अधूरा पढ़ते हो, जिससे आपका क्वेश्चन वगैरह जो है गलत हो जाता है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है आपको एक अलग सोचने समझने का नजरिया दे रही हैं, भेड़ चाल से आपको अलग कर रही हैं। इसीलिए सभी शिक्षक चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। यही कारण है जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको पूर्वाग्रह समझ में आ गया होगा। आप तो नहीं भूलोगे पूर्वाग्रह, अगर भूलोगे तो पूर्वाग्रह की तरह तुम्हें पीटूंगा। ये हो गया। अब देखिए, पूर्वाग्रह तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहां क्या दिया जा रहा है बाबू? रूढ़िबद्ध धारणा। क्या? रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। आप एक टाइम देखोगे, कबीर का टाइम आता है ना? कहा भी गया अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो एक समय ऐसा होता है कि कबीर का टाइम आता है, कबीरदास जी का टाइम आया रहता है। तो उनके टाइम पे आप देखोगे समाज में बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है प्रचलित थी, विद्यमान थी। और कबीर आए और एक एक को धो धो के जो है उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को काफी हद तक साफ सफाया भी किया था। तो अगर वहां कबीर वगैरह को जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि आखिर रूढ़िबद्ध धारणाएं होती क्या है ना? कबीर को जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो समझाने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो आराम से जो है पहले से समझे समझाए हैं। समझ में आई बात? आइए देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। आपने अगर पुराना दौर देखा हो तो खासकर प्राचीन काल, मध्यकाल और लगभग लगभग जो है आपका आधे के आसपास आधुनिक काल ले लो, यहां आप देखोगे तो लोगों के अलग ही विचार थे, अलग ही लोगों ने जो है रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखा था। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं कि जब महिलाओं की शिक्षा की बात आधुनिक काल में हो रही थी, तब लोगों का यह मानना था कि अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी, महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा थी, लोगों ने बना रखा था, अपने दिमाग में भूसा भर रखा था, अपने दिमाग में गोबर भर रखा था। तो यही है रूढ़िबद्ध धारणा, यही है रूढ़िबद्ध धारणा और कुछ भी नहीं है।
और लोगों ने यह धारणा बना रखा था कि महिलाएं जो हैं केवल घर के लिए बनी हैं, केवल चूल्हा चौका ही उनका काम है। महिलाओं का काम जो है घर की चौखट लांघना नहीं है, महिलाओं का काम प्लेन उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तमाम प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाज ने अपने इस खुरापाती दिमाग में गोबर की तरह भर रखा था। लेकिन आज क्या हुआ कि ये सारा जितना भी गोबर उनके दिमाग में भरा था काफी हद तक जो है साफ किया गया। लेकिन आज भी जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है। वो ना तब निकला था, ना किसी और दौर में निकला है, और ना ही अब निकलेगा। समझ में आई बात? तो सारे लोग जो है एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो यही रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाओं का काम केवल जो है घर का काम करना है, ऑफिस वगैरह का काम महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन आज देखोगे तो महिलाएं अपना झंडा जो है कहां कहां गाड़ के चली आई हैं। समझ रहे होंगे बात? तो यही है रूढ़िबद्ध धारणा। आप चाहो तो इन चीजों को लिख भी सकते हो, है ना? आप चाहो तो इन चीजों को लिख भी सकते हो। यही रूढ़िबद्ध धारणा है। और मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया और कई उदाहरणों के माध्यम से जो है आपको समझा दिया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, तो आप जो है फटाक से उसको उत्तर दे डालना कि बाबू देख ये चीज जो है रूढ़िबद्ध धारणा है ना? और कबीर को जिसने पढ़ा होगा वो जो है बाकायदा बढ़िया से जो है उदाहरण दे दे के बताएगा। समझ में आई बात? तो ये रूढ़िबद्ध धारणा हो गया, इसको भी आप सभी ने देख लिया। अब देखिए यहां हेडिंग दिया गया है असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव। अभी दो शब्द मैंने बताया, एक तो पूर्वाग्रह बताया, दूसरा रूढ़िबद्ध धारणाएं बताया। अब उन्हीं पूर्वाग्रह, उन्हीं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जो है क्या जन्म लेगा? असमानता जन्म लेगा और भेदभाव उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा आइए जो है मैं आपको बताता हूं। देखिए भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों व रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। असमानता एवं भेदभाव, इसको मैं पहले ही पढ़ा देता, लेकिन पहले मैंने क्या बताया? पूर्वाग्रह बताया। पहले मैंने क्या बताया? रूढ़िबद्ध धारणा बताया। क्योंकि आप जब इन दोनों को समझे रहोगे तभी जो है आप इसे असमानता और भेदभाव को समझ पाओगे। तो वही चीज मैंने कहा कि भेदभाव तब होता है, असमानता तब जन्म लेती है जब पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूं। जैसे पूर्वाग्रह है और रूढ़िबद्ध धारणा है, इनके बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए। इनके बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए। अब इनके आधार पर जो है भेदभाव कैसे हो रहा है, असमानता कैसे जन्म लेगी, आइए एक उदाहरण के माध्यम से फिर से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक फटा पुराना कपड़ा पहने इंसान है। फटा है कपड़ा उसका, गंदा भी है, पुरान भी है। अब वो आदमी अगर थोड़ा उच्च पद पर जा रहा है और जो जो लोग उसके विरोध में खड़े हैं, तो समझ लीजिए उसी के आधार पर, यानी कि वो लोगों के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि वो जो है केवल उसी लिए बना है, केवल भिखारी जीवन जीने के लिए बना है, उसे जो है लग्जरी लाइफ नहीं मिलनी चाहिए। भिखारी है, अब उसे लग्जरी लाइफ मिलने वाली है, लेकिन अब इसका विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये आदमी जो है भीख मांगने के लिए पैदा हुआ है, ना कि लग्जरी जीवन जीने के लिए। तो ऐसे जो है भेदभाव होता है, ऐसे जो है असमानता जन्म लेती है। तो इतना आपने पढ़ा कि भेदभाव तब होता है, असमानता तब जन्म लेती है जब पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं भैया? भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। आइए देखिए, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं,
अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, मैंने बताया ना भिखारी वाला उदाहरण और लग्जरी लाइफ, समझे रहना, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से जो है पानी लेने की अनुमति नहीं देते हैं, है ना। और जो हाँ एक लोग कप और ये गिलास वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो है आप चाय वगैरह लेने देने से इनकार करते हैं, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर ये सारी गतिविधियां आप उस व्यक्ति के साथ कर रहे हो तो समझ लो आप क्या कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट लो, है ना। तो आपने देखा कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जब हम व्यवहार करते हैं तब असमानता और भेदभाव जो है जन्म लेती है। अगर हम किसी को कोई नौकरी करने से मना करते हैं, या हम जो है सार्वजनिक तालाब या कुएं वगैरह से या हैंडपंप वगैरह से पानी लेने से मना करते हैं, या कप या गिलास में जो है उसे अगले व्यक्ति को पानी वगैरह पीने से, चाय वगैरह पीने से जो है मना करते हैं, इनकार करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम उसके साथ क्या है भेदभाव कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि असमानता और भेदभाव क्या है? समझ में आया? समझ में आया? और तो और आजकल आप देखोगे अमीरी और गरीबी का ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। गरीब जो है हमेशा से ही कुचला जा रहा है, और जो गरीब कुचला गया होगा और जो है मेरी क्लास को देख रहा होगा, उसको तो समझाने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो ऑटोमेटिक सब कुछ ये सारा कुछ समझ रहा होगा। तो भैया आपने क्या समझा कि विविधता और भेदभाव, तो भेदभाव को आपने समझा। अब यहां देखो, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देखिए विविधता क्या है कि हम लोग जो है अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, तमाम चीजें जो है A to Z पहले अध्याय में मैंने पढ़ाया था। तो कुछ लोगों को क्या करना पड़ रहा है भैया, विविधता के आधार पर जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ लोगों को जो है असमानता के आधार पर जो है भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। असमानता के विषय में मैंने बताया कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, इस आधार पर भी जो है भेदभाव होते हैं। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है विविधता और कुछ लोग जो है असमानता के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। समझ में आ रही होगी बात? आ रही होगी? आ गई होगी? समझ में आ गई? आगे बढ़ें। अगर नहीं समझ में आता तो आप सभी को जो है तुरंत कमेंट करना है। इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आप देखोगे भैया तो हेडिंग दिया गया है भेदभाव। भेदभाव का सामना करने पर मान लीजिए ये भेदभाव जो है समाज में, ये कुरीति जो है समाज में व्याप्त है। अब समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो इन सब परेशानियों से जो है रोजाना इन सब परेशानियों को झेल रहे हैं और इससे उबरना चाहते हैं, इसका सामना करना चाहते हैं पूरी मेहनत, शिद्दत और लगन से। तो उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन सब चीजों को आइए जो है एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, है ना, कचरा उठाना जैसे कामों को जो है समाज में कम महत्व का माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कचरा वगैरह उठा रहा है ना, नाली वगैरह साफ कर रहा है, गटर वगैरह साफ कर रहा है, या और भी जो है छोटा मोटा काम कर रहा है ना, जूता वगैरह सिल रहा है या उस पे पॉलिश वगैरह चढ़ा रहा है, और भी तमाम ऐसे काम होते हैं जिनको जो है समाज के उच्च वर्ग के लोग या जो जल्दी से जो है सफलता पा लेते हैं, भले ही वो जो है इसी पृष्ठभूमि से उठ के गए रहते हैं, लेकिन अगर वो सफल हो जाते हैं तो उनके नजर में भी जो है ये काम क्या हो जाते हैं, घटिया हो जाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको समाज में जो है कम महत्व का माना जाता है, उनको करने वाले लोगों को जो है कुछ हीन दृष्टि से, कुछ हीन भाव से देखा जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। अब देखो भैया, भगवान ने जब इंसान को बनाया तब उसने जो है किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की। उसने जो है सबको दो हाथ दिया, दो पांव दिया, सांस लेने के लिए जो है नाक दिया, और जो है सोचने समझने के लिए सबको जो है बराबर का दिमाग दिया, खाने पीने के लिए जो है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंह दिया। और उसके बाद तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है इस शरीर को, इस प्रभु के बनाए हुए पुतले को किस प्रकार से यूज कर रहे हो, किस प्रकार से यूज करोगे। भगवान ने किसी के साथ ना इंसाफी नहीं किया, उसने तो सबको जो है समान बनाया, सबको जो है बराबर बनाया। लेकिन यहां ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, ये कौन कर रहा है? हम इंसान कर रहे हैं, हम इंसान कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो बुरा है, वो ऊंच है, वो नीच है, वो गरीब है, वो अमीर है। भगवान ऐसा किसी को कुछ नहीं कहते हैं। समझ में आ रही होगी बात। ये हम इंसानों ने जो है नाटक नौटंकियां बना रखी है। भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम उच्च हो तो पूजा करोगे, तुम ये हो तो ऐसा करोगे, वैसा करोगे। भगवान ने कुछ नहीं कहा है, किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं किया है। ये नाइंसाफी जो हो रही है यह मानवों द्वारा, मानव के बनाए हुए कुछ नाटक नौटंकियों के द्वारा हो रहा है। इस बात को भी जो है आपको समझते चलना है। समझ में आ रही होगी बात। तो इसीलिए भैया जो इन कामों को करता है उसे जो है गंदा, अछूत, अपवित्र वगैरह माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में आपने देखा ब्राह्मण है, इधर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मणों का काम वगैरह आप जानते ही हो, और क्षत्रिय वगैरह का काम वगैरह आप जानते ही हो, शूद्र वगैरह का काम जो है आप जानते ही हो, इन सब की सेवा करना। गजब गजब घटिया घटिया नियम बना रखे थे। तो ये आप देख सकते हो। मैं इस पर जो है जाति व्यवस्था वगैरह पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जब आप सोसाइटी वगैरह पढ़ोगे, समाज वगैरह पढ़ोगे, तो वहां बाकायदा इन चीजों को पढ़ोगे। आप जब इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में जो है आपको, चाहे आप पाषाण एज पढ़ रहे होगे तब भी वहां का जो है जीवन समाज देखोगे। आप वैदिक एज पढ़ोगे या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो वहां का समाज आप देखोगे। छठी शताब्दी हो गया, इधर जो है चाहे आपका मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, हर जगह आप जो है बाकायदा समाज को देखोगे। तो इसलिए जो है इस विषय पर जो है मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। समझ में आ रही होगी बात। जितना जरूरी है उतना कर लेते हैं, बहुत है। तो ये जाति व्यवस्था पर कुछ जो है आपको चीजें दिया गया है, देख लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहां बढ़ोगे तो देखो यहां समानता के लिए संघर्ष। अब देखिए ये सारी असमानताएं जो है इधर प्राचीन काल हो गया, फिर मध्य काल हो गया, लगभग लगभग आधुनिक काल में भी जो है सारी चीजें व्याप्त थी। ये सारी असमानताएं जो है, ये सारी कुरीतियां जो है, ये सारी धारणाएं जो है, बहुत सारी धारणाएं जो है, बहुत सारा कुछ जो है कूड़ा करकट जो है समाज में पहले भी फैला हुआ था। अब तो जो है काफी मात्रा में कम हो गया है, काफी मात्रा में कम हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग से जो है वो चीजें अभी भी नहीं निकल पाई हैं, तो उनके लिए जो है आज भी ये सारी चीजें विद्यमान है। तो इन समानताओं के लिए, इन चीजों के लिए कैसे कैसे संघर्ष हुआ, उन्हीं संघर्षों को जो है आइए एक नजर, एक दृष्टया जो है हम लोग देख लेते हैं। आप देखोगे ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें जो है समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। ये पॉइंट आपको जो है थोड़ा समझना है कि जिस समय हम लोग जो है अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष में हम लोग एक और लड़ाई लड़ रहे थे। यानी कि हम लोग जो है दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, और दूसरी ओर जो है हम समाज में
जो ये कुरीतियां फैली हुई थी, जो ये असमानताएं जन्म ले चुकी थी, इनके लिए भी संघर्ष कर रहे थे। इनको हटाने के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और हम लोग जो है एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे जहां सभी समान हो, जहां हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई आपस में गले मिलते हो। हम लोग ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे। समझ में आई बात? तो इतना आपने समझा। और आप देखोगे बाबू, जो दलित हैं, जो औरत हैं, जो जनजाति लोग हैं, और यहां तक कि आप देखोगे किसान है जो है, ये अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया भैया? लड़ाई किया। उस समय आप देखोगे तो इन सब के साथ बड़ा ही अत्याचार हो रहा था। आप देखोगे औरतों वगैरह को जो है घर के अलावा बाहर निकलने वगैरह की अनुमति ही नहीं थी। पढ़ाई वगैरह तो दूर दूर तक कोई सोचता ही नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया भैया? बहुत सारी गैर बराबरियों को देखा, अपने साथ बहुत सारा जुल्म होते हुए देखा, तो इन्होंने क्या किया कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो है मैदान में उतर गए। और अंततोगत्वा जब से संविधान आया तब से जो है सभी के सभी बराबर हो गए हैं। इतना आपने समझा भैया? इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले डालो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां जो है अपने भारत देश का बड़ा ही खूबसूरत संविधान है, और संविधान लिखने वालों को जो है आप सभी एक बार सत सत नमन कीजिए। दुनिया घूम के चले आओ, दुनिया घूम के चले आओ, भारत जैसा देश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और दुनिया घूम के चले आओ, इतना प्यारा संविधान, इतना खूबसूरत संविधान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए भैया आप जो है भारत के संविधान को देखिए और अपने महापुरुषों को एक बार प्रणाम कीजिए। आइए चर्चा को और आगे ले चलते हैं। यहां देखोगे आजादी के बाद हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें सभी लोगों को बराबर माना जाए। जब संविधान लिखने की बात आई तो समाज को देखा गया कि समाज में क्या क्या कुरीतियां व्याप्त हैं, लोग असमानताओं के शिकार हो रहे हैं, समाज में गैर बराबरी, छुआछूत वगैरह जैसे तमाम कुरीतियां व्याप्त थी। और ऐसे में जब देश आजाद हुआ फिर से वो कुरीतियां जो है अपना वर्चस्व ना जमा लें, इसलिए संविधान लिखने वाले हमारे सभी महापुरुषों ने देखा कि समाज में जो जो व्याप्त ये बीमारियां हैं इनको नष्ट किया जाए, ये कुरीतियां जो है नष्ट किया जाए और सभी लोगों को जो है बराबर का अधिकार दिया जाए, है ना। तो इसीलिए जो है आजादी के बाद हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें सभी लोगों को बराबर माना जाए। समझ में आ गई होगी बात? आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो इसका भी आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इतनी बात आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं कैसी लग रही हैं आप सभी उस पर अपना प्यार दुलार जरूर दिखाइएगा। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि लगभग जो है 15 जुलाई से आपका यूपीपी का बैच आ रहा है। आप सभी जो है जल्दी जल्दी से वहां जाइए। जो भी आपके हितैषी बंधु हो, जो आपके भाई बहन हो, जो यूपीपी की तैयारी वगैरह करना चाह रहे हैं, बैच एकदम निःशुल्क है। आप जो है उस बैच को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को जो है और भी शानदार बनाइए।
और आप सभी जो है चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार जितना दिखाएंगे, जितना बरसाएंगे, आगामी समयों में जो है यूपीएससी के एक एक से धुरंधर शिक्षकों के द्वारा जो है आपको एक बेहतरीन कंप्लीट बैच दिया जाएगा, जिसकी फीस जो है मैं 0 रखने का प्रयास करूंगा। अगर इतना नहीं हो पाता तो इतना फीस रखूंगा कि सबके लिए जो है वो अफोर्डेबल होगी, यानी कि सब उस फीस को जो है वहन कर सकें।